हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले एक मेन चीज़ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। सिंस हमें पता चल गया है कि हमारा सीबीएसई का पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, स्पेशली असर्शन रीजन केस बेस्ड भी आएंगे। तो इन सब से हमें ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमें अब डेरिवेशन वाला पार्ट, जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस, उन पे इतना फोकस नहीं देना है। ठीक है, जैसा हमारा एग्जाम है वैसा ही हमारा पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अब तुम्हें किन चीज़ों पे फोकस करना है? तुम्हें सबसे मेन फोकस करना है कंसेप्ट पे। जैसे आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे तो तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर फिट हो जानी चाहिए कि अच्छा, इस चीज़ को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब हमने ऐसा किया तब ये चीज़ कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे ही उस कंसेप्ट की पूरी पकड़ होनी चाहिए, उसकी सारी कंडीशंस तुम्हें पता होनी चाहिए। और सारी, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम जब एक डाइपोल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो तुम्हारे दिमाग में सीधे पिक्चर आनी चाहिए कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क क्यों लगता है? क्योंकि इसके एक चार्ज पे इधर फोर्स लगता है, दूसरे पे इधर, तो ये रोटेट होने लग जाता है। और इस टॉर्क की वैल्यू आती है P क्रॉस E। P क्या है? डाइपोल मोमेंट। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर डाइपोल इक्विलिब्रियम में कब आता है, और उन इक्विलिब्रियम में से स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है। तो ये वाली पिक्चर हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, पूरी की पूरी उसकी जो कहानी है वो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, वो पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर रहना चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद जो तुम्हें सेकंड चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो रहेगा फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले में क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, उस फॉर्मूले में क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। एक्सक्यूज मी दोस्तों। ओके, मतलब जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा कि यार नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का होता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि E क्या है, ds क्या है। ठीक है, ऐसे ही अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे हम आज कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एम टाउ। तो E क्या है, कैपिटल E क्या है, M क्या है, टाउ क्या है, ये सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, तभी तो वो फॉर्मूला लर्न हुआ, फिर तो कुछ भी लर्न नहीं हुआ। क्लियर। थर्ड चीज़, जितनी भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं अब 11th में 12th में आकर, जैसे चार्ज पढ़ा, करंट पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इन सब की यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है ना। परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इन सब की यूनिट और डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? तो जब भी अब रिवाइज करो नोट्स को तो इन चीज़ों पे फोकस करना, सबकी डायमेंशन कैलकुलेट करके देखना। नहीं आती है तो मुझे बताना, वैसे मैं इन फ्यूचर बहुत थोड़े दिनों बाद जब हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 50% सिलेबस हो जाएगा, तब डायमेंशंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सभी के डायमेंशंस कवर कर लेंगे। तो वहाँ पे उसका टेंशन नहीं रहेगा। पर अभी तुम खुद से निकालने की कोशिश करो, यूनिट उनकी याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक क्वेश्चन तो कम से कम यूनिट या डायमेंशन पे वो पूछेंगे, नई नई चीज़ों की। जैसे अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये तो वेलोसिटी ही है, तो इसकी डायमेंशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी में आगे आएगा मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो हो गया वोल्टेज की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। अब डेरिवेशन पे या लॉन्ग आंसर टाइप पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इन तीन चीज़ों पे ध्यान रखो कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है उसका, उसकी पूरी कहानी तुम्हें पता है जो तुमने नोट्स में लिखी है। सेकंड, फॉर्मूला तुम्हें उसका पता है और फॉर्मूले में क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये तुम्हें पता है क्या, और उनकी यूनिट एंड डायमेंशन। इसे चाहो तो अपने फिजिक्स के नोट्स के पीछे वाले पार्ट में लिख लो कि जब भी तुम किसी भी चैप्टर को रिवाइज करोगे, नंबर 1 इस चीज़ पे फोकस करना, नंबर 2 इस चीज़ पे फोकस करना, और नंबर 3 इस चीज़ पे फोकस करना। प्योर एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा अपना। ठीक है, तो असर्शन रीज़न हम उसी कंडीशन में सही कर पाएंगे जब हमारा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो असर्शन रीज़न भी हम अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टाइम लगाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी सबसे पहले अपना काम है हर चैप्टर की थ्योरी को समझ लेना, उसका कंसेप्ट को समझ लेना। एक बार हमारा 50% सिलेबस हो जाएगा तो कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं असर्शन रीज़न पे हम अलग से लेक्चर सीरीज़ देख लेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन, उसके ऊपर हम अलग से लेक्चर सीरीज़ देख लेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर चैप्टर के, उस पर हम अलग से लेक्चर सीरीज़ देख लेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस चीज़ को नोट जरूर कर लेना दोस्तों।
ओके, अब सवाल ये आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई कोई सपोज रिमोट है, कोई रिमोट है, इसमें जैसे ही मैंने सेल डाले तो ये चलने लग गया। तो ऐसा क्या हुआ? इसके अंदर करंट फ्लो होने लग गया। कोई हमारा खिलौना होता है, हमारे खिलौने में जैसे ही हम बैटरी डालते हैं तो वो मस्त चलने लग जाता है, उसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। तो ये बैटरी डालने से हो क्या रहा है? अंदर की कहानी समझेंगे हम कि अंदर क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो कैसे कर रहा है एक बैटरी को लगाते से ही। ठीक है, तो उसे समझेंगे। हुआ क्या कि सपोज करो हमने कंडक्टर लिया। क्या लिया? कंडक्टर। एक बड़ा सा कंडक्टर ले लिया है ना, उसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, जिससे कि अंदर की पूरी कहानी समझ में आएगी। और इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। कैसे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। अब हमें एक बात पता है कि जो कंडक्टर होते हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। उनके पास मनमान फ्री इलेक्ट्रॉन है, मनमान फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कंडक्टर की सबसे बड़ी खासियत है, इसलिए तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हुआ कि इनके पास है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, 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 फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या कि जैसे ही तुमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया, बैटरी क्या करती है? किसी भी सर्किट में बैटरी का काम क्या है? जैसे यहाँ बैटरी नहीं होती, हम इन्हें डायरेक्ट कनेक्ट कर देते, तो ये कंडक्टर है। एक एक चीज़ कंसेप्चुअल है। कंडक्टर क्या होते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो सर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, काम खराब हो गया, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने बैटरी लगा दी, एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, शोर को कम कर देते हैं। अगर यहाँ मैंने बैटरी लगा दी V वोल्ट की, सपोज करो 10 वोल्ट की, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट और इस पॉइंट का हो गया 0 वोल्ट। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही हमने बैटरी लगाई, बैटरी का काम ही होता है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना। तो इस बात को लिख लेंगे हम कि बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। सर इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा? इस पोटेंशियल डिफरेंस से तो सारी कहानी होगी। जो बैटरी लगाते हैं तभी तो करंट फ्लो होता है, तभी तो बल्ब जलता है, बिना बैटरी के बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो अब हमने बैटरी लगाई कितने की? 10 वोल्ट की। इसका मतलब जिधर ये हाई वाली साइड होती है, लॉन्ग वाला डंडा होता है, वहाँ 10 वोल्ट और इधर का कम वोल्ट 0 वोल्ट हो जाएगा। तो अब हमें पता है कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो ये ले लिया, तो यहाँ का भी पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ का भी पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि सर ये जो वायर्स हैं ये तो प्योर कंडक्टर है, ये इसमें बीच में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस बात करेंगे। अभी के लिए ये समझो कि ये जो वायर है ये तो एकदम प्योर कंडक्टर है। प्योर कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम। तो यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, ऐसे यहाँ पे 10 वोल्ट तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट। हाँ या ना? क्लियर? अब ये जो अपना डब्बा है इसमें पिक्चर शुरू होगी। बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने सर इसके दोनों टर्मिनल्स मतलब एंड पॉइंट, जैसे टर्मिनल स्टेशन होता है ना, जहाँ पे जाके ट्रेन का आखिरी स्टेशन, अब वापस ट्रेन मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये है टर्मिनल्स बैटरी के, इन्हें भी टर्मिनल्स बोलते हैं। और ये इस डब्बे के टर्मिनल्स मतलब एंड पॉइंट्स। टर्मिनल्स मतलब क्या हो जाता है? एंड पॉइंट्स। टर्मिनल्स का मतलब होता है एंड पॉइंट्स। तो जैसे कोई बोले बैटरी के टर्मिनल्स मतलब ये दो पॉइंट, बैटरी के इधर और उधर वाले पॉइंट। जैसे बैटरी अपनी ऐसी होती है ना, यहाँ पे हल्का सा ऐसा, तो इन दोनों को बोलते हैं टर्मिनल्स। ऐसे ही ये इस वाले कंडक्टर के टर्मिनल्स। तो अब बात ये हुई कि यहाँ का 10 वोल्ट, तो सर सिंस ये प्योर कंडक्टर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो यहाँ का 10 वोल्ट, यहाँ का भी 10 वोल्ट, यहाँ का भी 10 वोल्ट, यहाँ का भी 10 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट, यहाँ का भी 0 वोल्ट। क्लियर? अब
अब पिक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? माइनस dV बाय dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो सर यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पिछले चैप्टर में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाली वीडियो जाके देखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यानी कि सर अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इस डब्बे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपने इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज है। चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है क्या? फोर्स F इज इक्वल टू QE। चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगेगा, यानी कि सर सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा सर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो उस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को अपन ने लिख दिया स्मॉल e। क्या लिख दिया? स्मॉल e। स्मॉल e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू ई। तो सर माइनस क्यों लगाया? माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पे? माइनस ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स इस तरफ होता, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है ये बात? समझ में आया क्या हुआ? कि सर जैसे ही अपन ने बैटरी दी, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस आया, और पोटेंशियल डिफरेंस आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है। और कहाँ से कहाँ आएगी? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब चार्ज रखा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उन पर फोर्स लगेगा। बट चार्ज कैसे है? नेगेटिव चार्ज, तो उन पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब सर अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, हाँ या ना? कितना फोर्स लगेगा? -E इंटू ई। डाउट है क्या इस बात में? डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली कि इतना फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। अब हमें एक बात पता है कि भैया अभी मैं इस पिक्चर पे आया ही नहीं हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। अभी आऊँगा, अभी के लिए कहानी समझो कि जैसे बैटरी लगे पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब इसे 10 मत लिखो, है ना। अब इसे हम लिखेंगे V वोल्ट की बैटरी। तो V वोल्ट की, तो यहाँ का पोटेंशियल V हो गया, यहाँ का 0, तो यहाँ का पोटेंशियल V हो गया और यहाँ का 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आ गया इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी इसके अंदर रहेगी, ऐसा थोड़ा ना इस लाइन में रहेगी, पूरी की पूरी रहेगी। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, तो ये बेचारे पहले इधर उधर डांस कर रहे थे, ऐसा नहीं कि रेस्ट पे रहते हैं, ये ऐसे डांस कर रहे थे। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि इन इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगा, तो ये ऐसे ऐसे डांस तो कर ही रहते, लेकिन ये हल्का हल्का उधर जाने लग जाएंगे। क्यों जाने लग जाएंगे? क्योंकि इन पे फोर्स लग रहा है। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो एवरेज मोशन होगा। क्लियर है बात? ये इलेक्ट्रॉन्स मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसे रुके हुए नहीं है, ये ऐसे इधर उधर रैंडमली जा रहे हैं। तो इसका मतलब सर इनके पास वेलोसिटी है, हाँ है, लेकिन एक इधर जा रहा है तो एक ना एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो एक ना एक नीचे जा रहा है। इसका मतलब उनकी एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही है, कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे गैस के पार्टिकल होते हैं ना, इधर उधर कुछ कहीं भी जाते रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन पे फोर्स लगा इधर, तो अब किधर जाएंगे? वो इस तरफ जाएंगे क्या? कि सर रुक के इस तरफ जाने लग जाएंगे, रुकेंगे भी नहीं। उन पे इधर फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कुछ कम मूव करेंगे। देखो आप सोचो कि कोई नीचे जा रहा था, उस पर इधर फोर्स लग रहा है, तो वो इधर जाने लग जाएगा, नीचे भी और इस तरफ भी। बात समझ में आई? ठीक है, तो सब इस तरफ ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे।
इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि इन्हें रेस्ट में मान लेते हैं, फोर्स लगा, हाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे बहने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन से इधर उधर डांस कर रहे हैं, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ये दिख रहा है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, है ना, नीचे तो ये जा रहा है, नीचे तो इसकी वेलोसिटी है। अब इस पर फोर्स लग गया इधर, तो ये नीचे तो जाएगा ही सही और इधर भी जाएगा, यानी कि ये ऐसे जाने लग जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा था, उस पर इधर फोर्स लग गया, तो अगर फोर्स ज़्यादा लग गया तो वो इधर जाने लग जाएगा। और कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जा रहा था, उस पर फोर्स इधर लग गया, तो फिर वो ऐसे ऊपर की तरफ और इस तरफ जाने लग जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है खसकने लग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। उस खसकने को ही हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस फोर्स की वजह से इसमें कितनी वेलोसिटी आई। तो हमें ये बात पता है। अच्छा, पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट करो, फिर उस पार्ट को रब करेंगे हम। फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो चाहो तो माइनस लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? माइनस ई अपॉन एम। किस पे फोर्स लग रहा था? इलेक्ट्रॉन पे। तो मास भी किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का। ए भी, एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही सही। सेकंड लो, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस बस ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आएगा एक्सेलरेशन। क्लियर? माइनस बस इतनी सी बात दिखा रहा है और कुछ भी खेल नहीं है माइनस का। इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, और एम क्या है? एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम है इलेक्ट्रॉन का मास। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। फोर्स किस पे देख रहे थे? इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन का ही मास और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आएगा। तो ये आ गया अपना एक्सेलरेशन, ठीक है, इसे नोट कर लो। एक काम करते हैं कि हम इसे वेक्टर फॉर्म में ही रहने देते हैं। एक्सेलरेशन अपना वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ओके। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ। सर इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बात को लिखने लगते हैं कि हेंस all the electrons start drifting towards the direction of force, towards the direction of force। एक और बार समझ लेते हैं इस चीज़ को, क्या समझा हमने, क्या करा हमने अभी तक। सर जैसे ही बैटरी लगाई पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स लगेगा कितना? Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई इंटू ई। माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस बस ये दिखा रहा है कि उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उन सबका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में आएगा। अब मैं आता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the velocity gained by an electron between, या फिर gained by electron in the direction of force between two successive collisions, between two successive collision। सर ये क्या बकवास है, समझ नहीं आया कुछ भी। आएगा रे, चिल। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी जो कि इलेक्ट्रॉन ने गेन करी किस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, बाकी किसी भी डायरेक्शन से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि बाकी हर डायरेक्शन की कटपिट के जीरो हो जाएगी, रैंडम जा रहे हैं वो। तो हमें किससे मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और कितनी वेलोसिटी गेन करी, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, कोलिजन मतलब एक दूसरे से टकराना। तो अब इस बात को भी समझो कि भाई जब अपने इलेक्ट्रॉन इतने सारे हैं तो ऑब्वियस सी बात है और रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन हल्के से इधर ड्रिफ्ट होंगे और एक दूसरे से टकराएंगे भी तो सही। सपोज करो किसी इलेक्ट्रॉन ने बढ़िया इस तरफ वेलोसिटी गेन कर ली, लेकिन वो जा रहा था दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। अब टकरा गया तो हो सकता है टकराने के बाद उल्टी डायरेक्शन में जाने लग जाए। तो हमें किससे मतलब है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से टकरा के इधर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया, अब ये इधर आ रहा होगा और फिर इसके टकराएगा, तो इसके टकराने से जस्ट पहले इसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली थी। पहला कोलिजन से टकराया, अब जैसे टकराया वापस से फोर्स तो इधर ही लग रहा है, इधर आने लगेगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो टकराते से फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस इतना मतलब है कि जैसे वो पहले से टकराया और दूसरे से टकराने वाला ही है, उससे टाइम तक उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली। बात समझ में आई, नहीं आई? वापस सुनो, हुआ क्या कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारी भीड़ भाड़ है, तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वो इधर ड्रिफ्ट होता रहेगा तो हो सकता है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए। तो सर ऐसे तो वो कभी टकराएगा, फिर इधर चल जाएगा, फिर वापस फोर्स लगेगा, इधर आएगा, फिर टकराएगा, इधर चल जाएगा, तो वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी। तो फिर ऐसे कैसे निकाले हम वेलोसिटी? इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन निकाली गई वो बस इतनी सी निकाली गई कि भाई दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ने गेन करी है किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। दो सक्सेसिव कोलिजन का मतलब क्या है कि सपोज वो इधर एक इलेक्ट्रॉन से जस्ट टकराया ही था, अब टकरा के अब तो वो फ्री हो गया ना, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेके वो आएगा और यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन से वो टकराने वाला है, तो टकराते से फिर वेलोसिटी चेंज होगी। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस एक जस्ट अब ये जब टकराने वाला होगा तो इस ड्यूरेशन में वो फ्रीली चला है तो उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली इस ड्यूरेशन में, वो हम निकालना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेलोसिटी गेन करी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आई, ठीक है ना, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब निकालते हैं। सर हमें तो एक बात पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मस्त फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो गई अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में कितनी थी, 0 थी। क्यों सर, आपने तो कहा हर तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो किसी भी एक डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। तो सर इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला e माइनस के साथ, माइनस ई अपॉन एम, और टाइम कितना टाइम, सर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, उससे टकरा के जब दूसरे से टकराने वाला है इस टाइम को हम बोलते हैं टाओ, वो टॉर्क वाला टाओ, ठीक है। और यहाँ पे टाओ का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब हुआ, सपोज पहले से टकराया, अब 10 सेकंड बाद वो दूसरे से टकराया, तो ये जो 10 सेकंड का टाइम है इसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बेचारे इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होने का टाइम मिल गया ना, इधर से टकराया फिर उधर से टकरा रहा है, तो टकराने से पहले उसे कितना रिलैक्स होने का टाइम मिला, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो इसे दिखाते हैं अब टाओ से, तो कितना टाइम लगा, टाओ, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियली 0 थी उस डायरेक्शन में ओवरऑल वेलोसिटी, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी माइनस ई अपॉन एम, फिर टी की वैल्यू आ गई टाओ। तो 0 प्लस माइनस, -0 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वही आएगा,
तो वी डी का फॉर्मूला कितना आ गया भाई, माइनस ई अपॉन एम टाउ। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से देख लो, डेरिवेशन बहुत इजी था। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया कि सर जैसे ही बैटरी लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, माइनस ई इंटू ई। फोर्स को क्या लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस ई इंटू ई। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया माइनस ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन आ गया। अब सर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितनी वेलोसिटी गेन करी उसने फोर्स की डायरेक्शन में, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियली तो सर उसकी जीरो थी, प्लस एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस ई अपॉन एम। और कितना टाइम लगता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डेफिनेशन देके पूछ लेते हैं ये क्या चीज़ है, तो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम टाउ। यहाँ पे देख लेते हैं ई क्या है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम है इलेक्ट्रॉन का मास, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आई पूरी कहानी, पूरी कहानी क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो आखिरी बार, क्या सर आखिरी बार सुन लो बस, ठीक है ना। होता क्या है कि भाई जैसे ही जनरली कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इधर उधर जाते रहते हैं। अब सब रैंडमली जा रहे हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि जितने लेफ्ट जा रहे होंगे उतने राइट, जितने ऊपर जा रहे होंगे उतने नीचे, तो सबकी वेलोसिटी कैंसिल हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली। इसके बाद जैसे ही हमने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से आया पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो उसकी वजह से आ गया फोर्स। इसका मतलब सर सब इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लगेगा तो सब इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे। तो हम यही जानना चाहते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, और वो हमने निकाल दी। समझ में आई पूरी कहानी, नोट कर लो फिर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंपल से फॉर्मूला आ गया, माइनस ई अपॉन एम टाउ, माइनस ई अपॉन एम टाउ, ओके। तो आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी की आगे की कहानी करंट पिक्चर में आएगा अब, कि सिंस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग गए, पिक्चर समझ में आ रही है कि भाई अब इलेक्ट्रॉन अपने सबके सब इस तरफ ड्रिफ्ट होने लग गए, सर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग गए तो फिर तो करंट, चार्ज का रेट ऑफ फ्लो इस तो करंट है, तो इसका मतलब सर करंट आ जाएगा। तो सर जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा, इसका मतलब जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज़्यादा करंट। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कुछ तो रिलेशन है सर, कुछ तो रिश्ता है इसके और करंट के बीच में, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस पर कुछ अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम देखेंगे। ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट था, नया पार्ट था, इसलिए आज इतना ही। चलो बाय बाय।